Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RTI एक्ट 2005 के बारे में। ये कब शुरू हुआ था, कौन से एक्ट को इसने रिप्लेस किया था और इसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे सिटीजन्स जो है RTI लगा सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पहली बात ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इनेक्ट हुआ था एंड इसको कब ये जो है अपने कमेंस कब हुआ था 12 अक्टूबर 2005। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। एग्जैक्टली ये 12 अक्टूबर 2005 से स्टार्ट हुआ था एंड ये पहले तो देखिए इंडिया में होल ऑफ इंडिया में था एक्सेप्ट किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन आपको पता है अभी आर्टिकल 370 रिवोक्ड हुआ था तो उसके बाद अब ये पूरे इंडिया में लागू हो गया है RTI। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी ये वाला एक्ट लागू हो गया है। सो अगर एग्ज़ाम में अभी पूछा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में है तो यस अभी है। किसके बाद? 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में भी है। सो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि RTI एक्ट ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था। पहले एक एक्ट होता था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, उसको रिप्लेस किया था RTI एक्ट ने, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसका क्या मतलब है कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनके पास ये राइट होता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के, अगर उनको कोई डाटा निकलवाना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। देखिए अगर जैसे आपके घर के आसपास की या फिर कोई रोड अगर टूटी हुई है, आप इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि किसके पास इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट था और कितना जो है उन्होंने इसमें माल यूज़ किया इसको बनाने में, और कौन से जो कॉन्ट्रैक्टर को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कितने पैसे इसमें लगाए गए हैं, आप इस बारे में जानकारी ले सकते हो। या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी के पास होती है और जिसका एक्सेस सिटीजन्स को होना चाहिए वो आप RTI एक्ट के थ्रू ले सकते हो। सो ये एक्ट जो है रिक्वायर करता है एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू मीन्स जो पब्लिक अथॉरिटी होती है उसको क्या करना चाहिए, जितना भी अपना उनका डाटा होता है उसको कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको मिनिमम रिसोर्स के बेस पर रिक्वेस्ट करने पर वो इन्फॉर्मेशन फॉर्मली मिल जाए। अब इसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको सिटीजन ले सकते हैं अपने इस राइट के अकॉर्डिंग, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे कि कोई गड़बड़ जो है पब्लिक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही है। सो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी और उसको ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए इस RTI एक्ट को बनाया गया है, जिसमें इंडिया के सभी सिटीजन्स को ये राइट मिलता है कि वो जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आता है? पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी ऐसी अथॉरिटी और ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कैसे बनाओ, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बना हो, पार्लियामेंट के अंडर बना हो, स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर, या बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी ऑन कंट्रोल एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। एक तो देखिए जो जिसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है, या कोई ऐसी भी अथॉरिटी हो सकती है जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड प्रोवाइड करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो किस में आते हैं? पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। देखिए जो अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है और इन्फॉर्मेशन आप किस फॉर्म में ले सकते हो इस बारे में डिस्कस करेंगे। एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग, वो कोई रिकॉर्ड हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स, मीमोज, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर एंड लॉग बुक्स, ये सब आपको एक बार रीड कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है इन्फॉर्मेशन में नहीं आता। एक बार ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मांग सकते हो। डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। देखिए जो इस टाइप का डाटा होता है वो इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हो, या फिर प्राइवेट बॉडी है लेकिन पब्लिक अथॉरिटी के पास उसका एक्सेस होता है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो पब्लिक अथॉरिटी जो आपको प्रोवाइड करा सके तो आप प्राइवेट बॉडी का भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, उसके लिए भी RTI लगा सकते हो। सो RTI एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये क्या प्रमोट करता है? ओपननेस को प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एवरी पब्लिक अथॉरिटी, करप्शन को रिड्यूस करता है
इससे क्या होता है, ये ब्रिज करता है प्रोवाइडर और रेसिपिएंट पब्लिक सर्विसेज। देखिए जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, क्योंकि सिटीजन्स को वरना लगेगा, उनको पता नहीं चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट एग्जैक्टली कर क्या रही है, जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कैसे काम हो रहा है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करप्शन तो नहीं है। इन सभी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये आरटीआई एक्ट जो है बनाया गया था, और ये डेमोक्रेसी को एक तरीके से प्रमोट करता है, स्ट्रेंथन करता है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब कवरेज देखिए, आरटीआई हम पढ़ चुके हैं कि 12 अक्टूबर 2005 से अपने इफेक्ट में आया था। अब इसमें कौन कौन सी जो है कवर होती हैं, सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट आती हैं, एंड ऑल बॉडीज ओन कंट्रोल एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। सेक्शन 2H में इनको डिफाइन किया गया है। देखिए ध्यान से इनको देख लेना कि 2H जो सेक्शन है उसमें किसको डिफाइन किया गया है, उसमें किया गया है सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट, और जो बॉडी कंट्रोल है सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के थ्रू, वो 2H में है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती हैं सेक्शन 2E में, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड प्रोवाइड करती है, जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब 2F में एग्जेक्टिव जुडिशरी, देखिए 2H और 2E इनको छोड़ के बाकी जितनी आती हैं वो 2F में आती हैं। आपको याद रखना है सेक्शन 2H में जो आती हैं वो है सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, जिनको कंट्रोल कर रही है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। एंड 2E में आपको याद रखना है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जिनको फंड करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एंड जो बाकी जितने बची हैं वो आती हैं 2F में, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्राइवेट बॉडी, वो प्राइवेट बॉडीज़ में आ सकती है जिसका एक्सेस पब्लिक अथॉरिटी के पास होता है। एग्जम्पशन देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप आरटीआई लगाते हो तो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल सकती है और कौन सी ऐसी है जो आपको नहीं मिल सकती। एग्जम्पशन कौन सी मिलती है, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मीन्स, देखिए अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगता है जिससे हमारे जो देश की अखंडता पर जो है असर उसका पड़ेगा, या फिर सुरक्षा का अगर खतरा महसूस होता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी सिटीजन को प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। प्रिवेंटेड बाय कोर्ट, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिड्यूसरी रिलेशनशिप, ये जो इस टाइप की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, वो किसी भी सिटीज़न को अलाउड नहीं होती हैं, जो कोर्ट ने मना करती हैं, पार्लियामेंट ने मना करती हैं, किसी के ट्रेड सीक्रेट हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या फिर किसी की लाइफ एंड फिज़िकल सेफ्टी का सवाल है, या फिर इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी भी सिटीज़न को प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, जिससे कोई जो है एक लॉस होने की, एक नुकसान होने के जिसमें चांस होंगे, वो इन्फॉर्मेशन किसी सिटीज़न को प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई के थ्रू नहीं मिल सकती, वो उसमें आता है IB रो ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, DRI सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये आपको जस्ट एक बार देख लेना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आप आरटीआई के थ्रू नहीं ले सकते हो, जैसे BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG, CID, CIDCB, ये सारे किस में आते हैं, ये सभी आते हैं एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि देखिए अगर कोई सिटीज़न इनकी इन्फॉर्मेशन लेता है इस एक्ट के थ्रू, तो हो सकता है कि उसका आगे मिसयूज़ हो सके। इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट में नहीं मिलती है, ये आपको याद रखना है। प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आप क्या कर सकते हो, या तो बिल्कुल एक सिंपल पेपर पर अपने हाथ से लिख सकते हो जो भी आपको पूछना है वो, या फिर आप टाइप करवा सकते हो, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो। किसको लिखोगे, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO को लिखोगे। एंड ये आपको ये बात याद रखनी ज़रूरी है, लास्ट टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रीज़न फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन, लेकिन एग्जाम में दिया गया था रीज़न फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन। देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस है, नोट उसमें नहीं दिया गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप RTI लगाते हो तो आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपके मन में क्वेश्चन है, जो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, जस्ट उनको पॉइंट्स बनाकर लिख दोगे एंड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको ये रीज़न देने की ज़रूरत
नहीं है कि आप ये इन्फॉर्मेशन किस लिए ले रहे हो। सो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन गिवन थे, जिसमें से हमने एक ये बताना था कि कौन सा इसके बारे में रॉन्ग है। सो यहाँ पे आर रिक्वायर्ड गिवन था, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं होता है कि रीज़न भी बताया जाए। एंड उसके साथ ही आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी जो 10 रुपीज़ की होती है। एंड जो BPL पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उनको वो फ़ीस भी पे नहीं करनी पड़ती है। सो फ़ी एंड चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन जो ऑप्शन थे उनमें गिवन था कि इतनी टाइप की जो है फ़ीस लगती है, या फिर जैसे 4 ऑप्शन थे उसमें से एक रॉन्ग आपको बताना था, तो उसके लिए हर एक पॉइंट का पता होना ज़रूरी है। बाकी अगर किसी ने RTI लगाई है तो उनको इन सभी बातों का पता होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्लॉपी, CD या फिर इस फॉर्म में मिल सकती है। अगर आप सिंपल जो पेपर पर आपको मिलती है तो सिंपली आपको 10 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ रही है। लेकिन आप फ्लॉपी, CD एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फॉर्म में लेते हो तो उसके एडिशनल चार्ज आप पर लग जाएंगे। अगर आप फ़ोटोकॉपी ले रहे हो ज़्यादा तो उसके आप पर चार्ज लगेगा 2 पर पेज। इंस्पेक्शन चार्ज लगेंगे। हो सकता है कि आप क्या करना चाहते हो, रेलिवेंट फाइल, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड को चेक करना चाहते हो, तो अगर आप इंस्पेक्शन करते हो तो इंस्पेक्शन के लिए आपको पहले 1 घंटे का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हर अगले घंटे के लिए, या फिर मान लीजिए आपने अगले जो है 5 घंटे तक इंस्पेक्शन के लिए लिया है, यूज़ किया है, तो आपको जो है 25 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपने लिया है तब आपको 6 आवर्स के हिसाब से पे करना पड़ेगा। सो ये होता है फीस एंड चार्ज के बारे में। अब देखिए, प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पब्लिक इन्फॉर्मेशन। एक तो आप किसको लिखते हो, PIO को अपनी RTI लिखते हो। एंड आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों जो है ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। एंड इसमें जो भी फ़ीस होती है वो 10 रुपीज़ की होती है सभी के लिए। लेकिन जो BPL परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं उनको सिर्फ अपना प्रूफ देना होता है, जैसे राशन कार्ड वगैरह देना होता है अपना, तो वो भी चार्ज उसमें नहीं लगते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें 30 डेज़ के अंदर जो है PIO को अपना जवाब देना होगा, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, एक स्पेसिफाइड जो टाइम है, टाइम लिमिट में अगर आंसर नहीं कर पाते हैं, तो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो आपको CD फॉर्म में, फ्लॉपी डिस्क फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में दी जाए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ द PIO फेल्स टू कंप्लाई विद इन द टाइम लिमिट एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द RTI एक्ट। अब टाइम लिमिट क्या है इन्फॉर्मेशन को पाने का, 30 डेज़ का होता है। जब आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है PIO को 30 डेज़ का होता है। 35 डेज़ का होता है अगर असिस्टेंस PIO को आपने फ़ाइल किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 48 आवर्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी अगर किसी की लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल हो तो। 48 आवर्स, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि किस केस में 48 आवर्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, जब सवाल होता है किसी की लाइफ एंड लिबर्टी का। ये भी आपको याद रखना है। अपील किसके पास की जाती है, फर्स्ट अपील होती है सीनियर इन द डिपार्टमेंट एंड सेकंड अपील होती है इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ। अब पेनल्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देता है, लेने से मना कर देता है, या फिर जो है रिजेक्ट कर देता है, तो उसके लिए क्या होता है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, तो उस पर 250 रुपीज़ के हिसाब से पर डे का चार्ज लगेगा और मैक्सिमम वो 25,000 तक का चार्ज होगा। वैसे मैंने भी एक बार RTI लगाई थी। उसमें वैसे उन्होंने रिप्लाई जो है लेट किया था, बट अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं, मान लीजिए 30 डेज़ के अंदर नहीं करते हैं और आगे आप अपील कर देते हो, तो 250 पर डे के हिसाब से PIO पर ये चार्ज लगेगा। और उसने अगर 30 डेज़ तक आपको रिप्लाई नहीं किया है तो मैक्सिमम 25,000 तक जो रुपीज़ हैं वो उसकी सैलरी से कट हो जाएंगे और वो जो है आपको पे करने पड़ेंगे। ये होता है, पेनल्टी लगती है जिस पे। डिपार्टमेंटल एक्शन हाउएवर नो क्रिमिनल लायबिलिटी। यही था RTI एक्ट के बारे में, कब इनेक्ट हुआ, किस एक्ट को इसने रिप्लेस किया, कैसे आप RTI लगा सकते हो, एंड क्या क्या पेनल्टी होती हैं, क्या फ़ीस एंड चार्जेस होते हैं। यही जो मेन पॉइंट्स है एग्ज़ाम में पूछे गए थे। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।